जय भगत सिंह दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ फोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल बताया था। लेकिन उसने जो फोर्सेज के बारे में बात किया है वो सफिशियंट नहीं है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे हमारे जियोग्राफर्स हैं जिन्होंने अपने अपने क्रिटिसिज्म दिए हैं रिगार्डिंग फोर्सेज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज हम उन क्रिटिसिजम्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो भी फोर्सेज बताया है, जो भी फोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल बताया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, वो सफिशियंट नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा सके। जो भी वो अल्फ्रेड वेगनर जो भी फोर्स के बारे में बात करता है वो सफिशियंट इनफ नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करवा सके। देन दूसरा क्रिटिसिज्म है कि स्पेसिफिकली 225 मिलियन ईयर्स अगो ही क्यों हुआ। ये जो पेंजिया और पैंथलासा है उनका फॉर्मेशन 225 मिलियन ईयर अगो ही क्यों स्टार्ट हुआ, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं। देन है कि जिक्सॉ फिट कैन बी मेयर अ कोइंसिडेंस एंड द एविडेंसेज आर वेरी जनरलिस्टिक। देन तीसरा इसका क्रिटिसिज्म है कि जो जिक्सॉ फिट का एविडेंस दिए हैं अल्फ्रेड वेगनर, वो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से पूरी तरीके से फिट हो गए तो वो एक दूसरे का पार्ट ही हुआ करते होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो मेयर एक कोइंसिडेंस हो और कुछ नहीं। और जिक्सॉ फिट का एविडेंस बहुत ही जनरलिस्टिक लगता है, उतना रियल लगता नहीं है। देन उसके बाद है कि ट्रिगरिंग फोर्स फॉर रिफ्टिंग। रिफ्टिंग के लिए ट्रिगरिंग फोर्स क्या है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए आपने उतना सारा फोर्सेज बता दिया कि कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरे जगह कैसे गया, लेकिन कॉन्टिनेंट्स टूटे कैसे, उनके रिफ्टिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, ट्रिगरिंग फोर्स क्या है रिफ्टिंग के लिए, उसके टूटने के लिए, ये अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता सके। तो ये उसका क्रिटिसिज्म है। देन उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना शुरू किए, मूव करना शुरू किए, तो उनका सीक्वेंस क्या था। सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह गया, इसके बारे में भी अल्फ्रेड वेगनर कोई बात नहीं करते हैं। तो ये भी उनका एक क्रिटिसिज्म बन जाता है। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स आइलैंड्स वाज नॉट एक्सप्लेन। अल्फ्रेड वेगनर सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन्स बने, आइलैंड्स बने, उन सब के बारे में कौन बताएगा, उन सब के बारे में ये बात क्यों नहीं किए। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो हम लोगों ने देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हालांकि उतना सिग्निफिकेंट तो नहीं है कि वो पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट को बता सके, पर हाँ उसका सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से वर्थलेस है, उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस कैसे है। दाउ दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड और ridiculed on many grounds, but continental drift theory paved the way for further geographers to explain the formation of landforms over planet Earth. हालांकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, पर बावजूद इसके जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर का, वो आगे आने वाले जियोग्राफर्स के लिए एक रास्ता बना दिया, रास्ता तय किया, जिस पर चलकर वो लोग अर्थ के ऊपर कैसे डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स कैसे जनरेट हुए, कैसे फॉर्म हुए, वो उनको बताने में जियोग्राफर्स को काफ़ी हेल्प हुआ। देन अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सबसे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म देखेंगे तो फोर्स ही है। फोर्सेज को लेकर ही क्रिटिसाइज किया जाता है अल्फ्रेड वेगनर को सबसे ज़्यादा। तो अब हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि अगर अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए, सफिशियंट नहीं है, तो फिर कौन सा फोर्सेज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन से वो फोर्सेज है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।